फाजान्स रूल। फाजान्स रूल, देखो फाजान्स रूल क्या होता है। देखो फाजान्स रूल किसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करैक्टर के बारे में बताता है। देखो इससे पहले अपन एक टॉपिक पढ़ा था, देखो परसेंट आयनिक करैक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था ना। यहां पर जस्ट अपोजिट है, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करैक्टर किस प्रकार से चेंज होते हैं उसकी बात अपन इसमें करते हैं फाजान्स रूल में, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर कब ज्यादा होंगे कब कम होंगे उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो इसमें लिखना आप सबसे पहले था, देखो इट डील्स द कोवेलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। इट डील्स द कोवेलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है, ये आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर के बारे में हमें बताता है। इट डील्स द कोवेलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड। किसी को डाउट है क्या? नहीं ना। अब देखो ध्यान देना, किसी बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर, किसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करैक्टर कब बढ़ते और कब घटते इसकी बात करें अपन। तो देखो ध्यान देना, यदि किसी आयनिक कंपाउंड में कैटाइन छोटे साइज का हो, ध्यान देना एक आयनिक कंपाउंड के अंदर एक तो कैटाइन होगा और एक एनाइन होगा नहीं होगा। अब एक है ज्यादा है वो तो डिपेंड करता है कि किस स्टोइकियोमेट्री क्या है, लेकिन जो भी कैटाइन भी होगा और एनाइन भी होगा। अब यहां पर जो बॉन्ड होगा बीच में, ये बॉन्ड है, ये ही आयनिक बॉन्ड है। इस आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा कब आएंगे, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए कंडीशन है कैटाइन छोटी साइज का होना चाहिए, एनाइन बड़ी साइज का हो, कैटाइन और एनाइन पर चार्ज ज्यादा हो, जैसे कैटाइन पर +1 +2 +3 चार्ज बढ़े, एनाइन पे भी चार्ज बढ़े, -1 -2 -3 इस तरह से। तो कैटाइन और एनाइन पर यदि चार्ज बढ़ता है तो भी कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा। कैटाइन यदि छोटे साइज का है तो भी कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा, एनाइन बड़ी साइज का है तो भी कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा। और साथ के साथ ही अगर कैटाइन का स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा? स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब भी कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा। तो यहां पर 4 कंडीशन है, किसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करैक्टर कब ज्यादा होगा। कैटाइन छोटे साइज का हो, एनाइन बड़े साइज का हो, कैटाइन और एनाइन पर ज्यादा चार्ज हो और कैटाइन का स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। ये चारों ही आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करैक्टर को बढ़ा देते हैं ना। तो देखो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं अपन। देखो इन ऑर्डर टू इंक्रीज कोवेलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। कैटाइन एंड एनाइन, cations and anion have the following properties. In order to increase covalent character in ionic bond, cation and anion have the following property. देखो कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज करने के लिए कैटाइन और एनाइन में कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कौन कौन से प्रॉपर्टीज? फर्स्ट पॉइंट देखो, स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन, स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन, कैटाइन की साइज कौन सी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, स्मॉल। देखो बी सेकंड, लार्ज साइज ऑफ एनाइन, एनाइन की साइज क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 3 हाई चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन, कैटाइन एंड एनाइन पर चार्ज ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है इन सबको? और देखो नंबर 4 स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन, कैटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो? स्यूडो इनर्ट गैस।
देखो स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्यूडो इनर्ट हो। अब एक बात ध्यान देना, देखो ऐसा नहीं है कि एक साथ ये सारी प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना। जो है कैटाइन छोटे साइज का है लेकिन एनाइन भी छोटे साइज का है, तो भाई कैटाइन छोटे साइज का नहीं, एक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही, तो इसका मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा बहुत आएगा। अब उसके साथ साथ अगर कैटाइन छोटे साइज का और एनाइन बड़ी साइज का भी आ गया तो भी और अच्छी बात है, कोवेलेंट कैरेक्टर और बढ़ जाएगा। और इनके साथ साथ मान लो कैटाइन का स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हो तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर और भी ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये आते जाएंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर कैटाइन एनाइन में, उसके साथ साथ ही कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जब चारों ही एक साथ होंगे तभी आप चेक करोगे, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आता। अब देखो इसके बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है और एक आयनिक बॉन्ड कब बनता है, ठीक है ना। स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में मैंने बता ही रखा है आपको। जब आउटर मोस्ट सेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हो तो स्यूडो इनर्ट बोलते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इनर्ट, है ना। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, है ना। फिर भी लिख देता हूं दोबारा, देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। अगर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसको तो क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसको तो बोलते हैं, देखो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। समझ में आ रहा है सबको, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो नेक्स्ट है 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। यदि आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। समझ में आ रहा है, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कोई डाउट है क्या आता, नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको। तो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और 18 इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलोगे, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब अपन बात कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड कब बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है। देखो सबसे पहली बात अपन यहां पर देखते हैं कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। देखो कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। देखो आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ध्यान देना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, तो कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए क्या कंडीशन है समझना आप। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं। ध्यान देना मैंने क्या बोला, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे पर कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे मान लो कि ए और बी के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है, तो क्या होगा, ए बी को इलेक्ट्रॉन कंप्लीट देगा, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 1 होगा 2 होगा, वो तो डिपेंड करता है किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी कंपाउंड में। अपन अभी मान लेते केवल 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो प्लस में आ जाएगा, +1, और ये -1 में आ जाएगा। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसफर होगा कंप्लीट तो यहाँ तो आयंस बन गए ना, इन आयंस पर अपोजिट चार्ज है, आयंस पर अपोजिट चार्ज होने के कारण इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होगा इसी को अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है, तीन आयन के बीच ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये कूलम्बिक अट्रैक्शन है या नहीं है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों क्या है? कूलम्बिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन है। ठीक है ना? तो आप ये भी लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या मैं बोल दूं कूलम्बिक अट्रैक्शन, लिख लेना आप यहाँ पर, या फिर कूलम्बिक अट्रैक्शन। किसी को कोई डाउट है क्या? तो देखो आयनिक बॉन्ड कब बनता है? कब बनता है आयनिक बॉन्ड? जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे पर ट्रांसफर होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो एक एटम से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दूसरे पर ट्रांसफर कब होगा? जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका आईपी काफी कम हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल अपन पढ़ेंगे विषय आगे, ठीक है ना? उसका आईपी क्या हो? काफी कम हो। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका आईपी काफी, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन देने वाले का तो आईपी काफी कम हो और लेने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक जिन दो के बीच आयनिक बॉन्डिंग बन रहा है ना, उनमें से एक की आईपी काफी कम होती है, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर देखो लो आईपी, इसकी होगी लो आईपी, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके लिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कंडीशन क्या हुई? कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कंडीशन क्या है? एक एटम की तो लो आईपी है, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो देखो यहां पर ये हो गए, देखो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ वन एटम। एक एटम का तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो? कम हो, आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल। और दूसरे के लिए क्या हो? देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकंड एटम या अनदर एटम। देखो हाई नेगेटिविटी ऑफ सेकंड या फिर अनदर एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या है? ज्यादा होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में कुल मिलाकर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये समझ में आ गया सबको? ये लिख रखा है कि सबने ऊपर वाला लिख रखा है सबने? ठीक है ना? तो देखो ये तो क्लियर हो गया कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है। अब नेक्स्ट देखना है कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है। देख कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, तो कंडीशन फॉर कोवलेंट बॉन्ड, द कंडीशन फॉर कोवलेंट बॉन्ड, कंडीशन फॉर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना? देख कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तब पॉसिबल है जब दोनों एटम, जिन दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम हो। दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है? कम है। तो फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए यहां पर अपन लिख सकते हैं, देखो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। समझ में आ रहा है? देखो टू बॉन्डेड एटम के बीच में क्या होनी चाहिए? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है ना? ये किसके द्वारा बनता है? ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा बनता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, मतलब एक एटम से दूसरे पर जाता है। जबकि यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। देखो ये होता है बाय द, यहां पर ऐसे लिख देता हूं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। समझ में आ रहा है सबको?
किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं जबकि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं। अब देखो ये इस तरह से केस है, जैसे मान लो ए और बी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया जैसे ए, ये हो गया जैसे बी, ठीक है। दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब इस कंडीशन में क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन दिए ना, एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, यहाँ पर बीच में बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ये होगा ए और ये बी, और ये दोनों के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन। अब इन जो इलेक्ट्रॉन है इन पर अब दोनों का अधिकार होगा, ए का भी होगा और बी का भी होगा। तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब इसी को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी ये दो इलेक्ट्रॉन है और ये हो गया ए बी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेयर के फॉर्म में इनका स्पिन हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। देखो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी को कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। अब देखो इस बॉन्ड के बनने का रीजन क्या होता है, यहाँ पर तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कूलम्बिक अट्रैक्शन। यहाँ पर क्या होता है, देखो इसमें भी तो न्यूक्लियस है या नहीं है, और इसमें भी न्यूक्लियस है। तो देखो ये हो गया भाई ए का न्यूक्लियस, ये हो गया बी का न्यूक्लियस, ठीक है ना, और दोनों के बीच में ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके न्यूक्लियस को भी अट्रैक्ट करेंगे और इसके न्यूक्लियस को भी अट्रैक्ट करेंगे, दोनों के न्यूक्लियस अट्रैक्ट होगा ना, तो यहाँ पर एक तरह से बॉन्ड बन गया। तो भाई अट्रैक्शन तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आयंस के बीच में हो रहा है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। तो दोनों बॉन्ड के फॉर्मेशन की कंडीशन क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कब बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है ना। था देख कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब एक स्पीशीज तो इलेक्ट्रॉन रिच हो, उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, मतलब उसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए। तो देखो ये कर रखा है, सबने कर रखा है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में अपन साथ में देख लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत नहीं आएगी। देखो कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देख कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, देखो ए और बी, इसमें क्या होता है, एक के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना जरूरी है। देखिए ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, एक तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और इसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना ही चाहिए। देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट, एलपी, हाँ इलेक्ट्रॉन रिच होगी ना बेटा, पर लोन पेयर तो होगा ना। जैसे इलेक्ट्रॉन रिच तभी तो बोला है ना, नहीं बी के नहीं, इसके है ना। यहां पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो मस्ट बी प्रेजेंट, प्रेजेंट होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है। जबकि जो दूसरी स्पीशीज है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ये हाइपो इलेक्ट्रोवेलेंट हो, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। समझ में आ रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए। देखो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट।
कंप्लीट। समझ में आ रहा है ना, ये हाइपोवेलेंट होनी चाहिए। देखो हाइपोवेलेंट कौन सी होनी चाहिए, हाइपोवेलेंट। हाइपोवेलेंट का मतलब समझ में है ना, जिसमें देखो एक इधर ध्यान देना, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं वो हाइपोवेलेंट कहलाते हैं, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो उसको हाइपरवेलेंट कहते हैं, है ना। अभी बाद में टर्म लिखा दूंगा मैं अलग अलग। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, क्लियर है सबकी है। तो देखो यहाँ पर अगर ऐसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा ना, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल यहाँ पर देखे, जैसे ये केस हो गया, एग्जाम्पल यहाँ पर देखे, देखो जैसे हमने ले लिया NH3 प्लस BH3, हमने क्या किया, दोनों का मिक्सचर ले लिया, दोनों का क्या ले लिया, मिक्सचर। अब देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है, आ रहा है लोन पेयर है, कोई चार्ज, अच्छा ध्यान देना, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज है साथ में। जैसे ये देखा कि H3O प्लस, इस पे एक लोन पेयर पे पॉजिटिव है, अब आप इसकी इलेक्ट्रॉन रिच मत बोलना, पॉजिटिव आएगा ना, ये लोन पेयर होते हुए भी लोन पेयर को किसी को नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, चार्ज नहीं होना चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नहीं होगा। कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में आनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बात करें तो देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, BH3 है, HBH, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसका, BH3 में sp2 इसके पास एक एक्चुअली वेकेंट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है ये, ठीक है ना, ये क्या है, वेकेंट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो sp2 तो p तो दो ही काम में आए ना, तीन में से px py pz, तो p तो px और py काम में आया ना, pz बचा नहीं बचा, ये pz ऑर्बिटल है, कौन सा है, वेकेंट अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल, वेकेंट अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल। अब देखो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। देखो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड के फॉर्मेशन में गए ना, तो इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थोड़ी बचा, नहीं बचा। अब कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं है ना, हाइपोवेलेंट हुआ नहीं हुआ, 8 के स्थान पर उससे कम आ रहे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया भाई इलेक्ट्रॉन रिच, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए ना इलेक्ट्रॉन, चलो ठीक है। जैसे आप इन दोनों को मिक्स करोगे, मिक्स करते ही क्या होगा, यहाँ पर देखो H3N ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए कैपेबल है और ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये अपने लोन पेयर को इसको दे देगा BH3, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये क्या बन गया यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स। अच्छा अमोनियम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नाइट्रोजन का sp3, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ही रखा है हमने। यहाँ पर अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नाइट्रोजन का NH3 है, सॉरी sp3 है, यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो जाता है, इसका भी कौन सा होगा, sp3, क्योंकि अब ये ऐसा थोड़ी है, ये तो अब U बन गया। देखो इधर H3N, ये केस हो गया, ये देखो इधर NH और यहाँ पर BH। देखो एक जब कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन सिंपल करके लिखते हैं ना, तो डोनर पे प्लस लगाते हैं, एक्सेप्टर पर माइनस लगता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब सिंपल करके लिखते हैं तो डोनर पे तो क्या होता है प्लस, और एक्सेप्टर पे क्या होता है माइनस। तो यहाँ पर मैं प्लस लगा दो और यहाँ पर माइनस लगा दो। अब देखो आप देखना हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 में से 1 गया, कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड के फॉर्मेशन में गए, तो क्या इस पे कोई लोन पेयर है, नहीं, तो केवल 4 सिग्मा आ गए, इसका 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, टोटल 4 पर sp3 आ रहा है, नहीं आ रहा। इस पर देखो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, एक और जोड़ दो, माइनस आ रहा है ना, 4 इलेक्ट्रॉन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने में गए, इसका मतलब कोई लोन पेयर वगैरह कुछ भी नहीं, केवल 4 सिग्मा है, तो sp3 हुआ नहीं हुआ। तो देखो कॉम्प्लेक्स बनने से पहले sp3 sp2, इसका कौन सा sp2,
लेकिन मिक्स करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन इसका चेंज हो गया। इसका तो sp3 है, लेकिन इसका चेंज हो गया। इसका कौन सा हो गया? sp3, sp2 से sp3, ये दोनों का sp3 होगा। कोई डाउट है क्या तक? नहीं ना? तो देखो कभी कभी के क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना। मिक्सचर में NH3 और BH3 के मिक्सचर में नाइट्रोजन और बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? भाई मिक्सचर लिया ना, तो मिक्सचर नहीं रहता, ये मिक्सचर लेते ही कॉम्प्लेक्स बना लेता है और हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, मतलब sp3 होगा। कोई डाउट है क्या? तो मेरे हिसाब से तीनों टाइप के बॉन्ड की कंडीशन क्लियर हो गई होगी कि आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? कब बनेगा आयनिक बॉन्ड? जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कब होंगे? एक की आईपी तो काफी कम हो और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, है ना, तब होगा। नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग कब होगी? जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस काफी कम होता है। नेक्स्ट कौन सा है? कोऑर्डिनेट कब बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिच और दूसरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है ना, तब जाकर ये बनेगा। मतलब एक देने वाला और दूसरा लेने वाला हो। एक डोनर हो गया, दूसरा एक्सेप्टर हो गया। जैसे यहाँ पर ये डोनर, ये एक्सेप्टर। समझ में आ रहा है? जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो तो डोनर हो गया और जो गेन कर रहा है वो एक्सेप्टर हो गया। एक्सेप्टर क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है सबको? तो देखो पाजांस रूल के लिए हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड कब बनता है, ताकि इसको समझने में हमें आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो देखो वापस अब पाजांस रूल पे चलते हैं। बस देखो पाजांस रूल हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में, ठीक है ना। अब हमने लिखा है कि एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब आएगा। देखो एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब आएगा? जब कैटाइन छोटी साइज का हो, एनाइन बड़ी साइज का हो, कैटाइन एनाइन पर चार्ज ज्यादा हो और कैटाइन का स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। समझ में आ रहा है ना? तो देखो ध्यान देना, इन पॉइंट को समझते हैं। पर देख कैटाइन छोटा और एनाइन बड़ा होने से ऐसा क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड कोवलेंट की तरफ मुंह कर जाता है। देखो समझना, देखो आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर देख रहे हैं ना। मान लो कि A+ और B- के बीच एक आयनिक बॉन्ड है। मान लो हमने कि A+ और B- के बीच में क्या है? आयनिक बॉन्ड है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो मान लो कि A9 जो कैटाइन A है वो काफी छोटी साइज का है और जो A9B है वो काफी बड़ी साइज का है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए कैटाइन तो छोटी साइज का बनाते हैं, भाई न्यूक्लियस तो इसके अंदर भी है, लेकिन ये कैटाइन इस पर चार्ज प्लस मान लिया हमने, ठीक है ना। A9 बड़ी साइज का है, न्यूक्लियस इसमें भी होगा, लेकिन इस पर चार्ज माइनस है, ऐसे बना दो, ठीक है ना। अब देखिए कैटाइन छोटी साइज का है तो क्या होगा? ये जो कैटाइन है छोटे साइज का, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि छोटी साइज का और चार्ज भी कौन सा इस पर? पॉजिटिव। करेगा नहीं करेगा? और देखो इन दोनों का जो न्यूक्लियस है, ये इन न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होगा। तो ये क्या कर रहा है? कैटाइन इनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और दोनों के न्यूक्लियस के बीच क्या हो रहा है? रिपल्सन। देखो होगा तो ऐसा भी कि इसका जो कैटाइन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अट्रैक्ट करेगा ना, लेकिन ये तो काफी बड़ी साइज का है ना। काफी बड़ी साइज का है तो क्या होगा? मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कैटाइन में भी तो है, होंगे ना। लेकिन ये क्या है? ये तो काफी बड़ी साइज का है ना, तो इसका न्यूक्लियस तो इस जो इसका एरिया है चारों तरफ का, उससे काफी दूर चला गया। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस का इतना अट्रैक्शन नहीं लगेगा इस पर। अट्रैक्शन क्या होगा? काफी कम होगा। इसलिए इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जो मेन इफेक्ट होगा वो कैटाइन का एनाइन पर हो रहा है।
केटाइन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो यहां पर तो हो गया भाई अट्रैक्शन, ये तो क्या हो रहा है अट्रैक्शन, किसके बीच हो रहा है वो यहां से दिख ही रहा है, आप समझ में आ रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके कैटाइन के बीच में। और ये क्या हो रहा है, ये है रिपल्सन, ये रिपल्सन किसके बीच हो रहा है, रिपल्सन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, ये समझ में आ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहां पर देखो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इधर शिफ्ट हो गया, न्यूक्लियस इधर शिफ्ट हो गया, किसका एनाइन का। तो यहां पर ये होगा, देखो केटाइन में तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा जैसा है वो तो, लेकिन एनाइन के केस में क्या होगा, किसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तो इधर शिफ्ट हो गया, न्यूक्लियस इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, समझ में आ रहा है सबको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब एक बात समझना यहां पर आप देख, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गया, जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके कांटेक्ट में आएगा तो जस्ट लाइक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसा केस हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के भाई यहां तो देखो इस केटाइन और एनाइन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ऐसा होने से क्या हो रहा है कि ये उधर मूव कर गया, किधर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लगी अब दोनों के बीच, डायरेक्शनल करैक्टर आ गया इसके अंदर, आ गया ना एक डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। तो डायरेक्शनल करैक्टर आने से, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होने से इस आयनिक बॉन्ड के अंदर कौन से करैक्टर आ गए, कोवलेंट करैक्टर आ गए, समझ में आ रहा है। तो यहां तो देखो बॉन्ड कौन सा था, आयनिक बॉन्ड है, लेकिन इस आयनिक बॉन्ड में यहां पर क्या आ गया, देखो कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड, करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ये समझ में आ रहा है सबको, आयनिक बॉन्ड। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना। तो आयनिक बॉन्ड में यहां पर कोवलेंट करैक्टर आ गए। अब एक बात ध्यान देना कि ऐसा जितना ज्यादा होगा, आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर जितना ज्यादा आएगा, मैं कहूंगा कि कोवलेंट करैक्टर बढ़ने से जो बाकी प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें अब ये देखना क्या है कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर ज्यादा कब आएगा, मतलब ऐसा ज्यादा कब होगा। देखो ध्यान देना, ये जो पोलराइजेशन हुआ है यहाँ पर एनाइन का, ठीक है ना, ये पोलराइजेशन एक्चुअली इसकी बड़ी साइज के कारण आसानी से हुआ है। देखो समझना, एनाइन बड़ी साइज का है, अगर एनाइन बड़ी साइज का है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसके न्यूक्लियस से काफी दूर चला गया। ध्यान देना मैंने क्या बोला, यदि एनाइन बड़ी साइज का है तो इस एनाइन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये, वो इस एनाइन के न्यूक्लियस से काफी दूर चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से काफी दूर चले जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा ना, मतलब एक तरह से इन इलेक्ट्रॉन पर इसके न्यूक्लियस की, खुद के न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर हो जाएगी, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जब इसके न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कमजोर हो गई तो भी दूसरा इसको आसानी से प्रभावित कर देगा, समझ में आ रहा है ना। वही तो होता है, घरों में तो ऐसा ही होता है ना, अपने बेटे बेटियों पर पकड़ कमजोर हो जाती है तो फिर बस वो दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, फिर विकृत हो जाते होते हैं ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। इसका न्यूक्लियस से इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी दूर है, समझ में आ रहा है ना। काफी दूर होने से क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का एक तरह से क्या इफेक्ट कमजोर हो गया, प्रभाव कम हो गया, तो ये दूसरे के इफेक्ट से, मतलब कैटाइन के प्रभाव में आ जाते हैं आसानी से, और ये अपने आप ही इसकी ओर खिंच जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। लेकिन अब अगर मान लो ये कैटाइन ऐसा होने से, अगर कैटाइन और छोटी साइज का है तो क्या होगा, कैटाइन छोटी साइज का तो ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब ये इफेक्ट और भी बढ़ जाएगा। तो देखो दोनों चीज हुई, एनाइन बड़ा होने से पोलराइजेशन बढ़ेगा और कैटाइन ज्यादा छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, और दोनों ही इस इफेक्ट को बढ़ा देंगे। इस इफेक्ट को बढ़ा देंगे मतलब क्या होगा कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। इसलिए हमने कहा कि कैटाइन छोटी साइज का होना चाहिए और एनाइन क्या होना चाहिए, बड़ी साइज का, ठीक है ना। तो देखो कैटाइन छोटी साइज का होने से पोलराइजेशन बढ़ेगा एनाइन का, ठीक है ना, और एनाइन बड़ी साइज का होने से भी पोलराइजेशन बढ़ता है। तो देखो
स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, या डायरेक्ट ऐसे लिख दो, देखो साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। यदि कैटायन की साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है, तो क्या होगा, देखो पोलराइजेशन ऑफ एनाइन इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ना, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन ये इंक्रीज होगा। और एनाइन का पोलराइजेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, एनाइन का पोलराइजेशन इंक्रीज होने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। समझ में आ रहा है। अब देखो अगर हम बात करें साइज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन, अगर एनाइन की साइज इंक्रीज होती है तब भी एनाइन का पोलराइजेशन बढ़ेगा। एनाइन की साइज इंक्रीज, कैटाइन का साइज डिक्रीज होती है तब भी एनाइन का पोलराइजेशन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि कैटाइन छोटी साइज का होगा तो एनाइन को ज्यादा पोलराइज करेगा, और एनाइन की साइज बढ़ती है तब भी एनाइन का पोलराइजेशन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एनाइन बड़ी साइज का है तो कैटाइन के द्वारा आसानी से पोलराइज हो जाएगा। ठीक है ना, तो साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन इंक्रीज, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन इंक्रीज। और दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, कोवेलेंट, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट है क्या तक, नहीं है ना। तो देखो ये दो जो पहले दो पॉइंट थे, छोटी साइज का कैटाइन, बड़ी साइज का एनाइन, वो तो क्लियर हो गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट कौन सा था, कैटाइन और एनाइन पर ज्यादा चार्ज होना चाहिए। देख कैटाइन और एनाइन पर ज्यादा चार्ज होने से क्या होता है, देखो समझना। जैसे हम कोई भी एक एटम ले लेते हैं, सपोज करो अपन बात करें जैसे एल्यूमिनियम की, भाई एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है ना, एटॉमिक नंबर 13 है तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 13 होंगे। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि कोई चार्ज थोड़ी है, न्यूट्रल एटम का, एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होती है। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालते Al+ हो गया ना, Al+ में प्रोटॉन तब भी कितने 13 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तब 12 ही बचे, एक निकाल दिया आपने। फिर हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, Al+ हो गया भाई, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो क्या होगा, देखो 13 ही प्रोटॉन है, अब भी 13 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 11 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन और निकालते Al+3, अब भी प्रोटॉन 13 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, केवल 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन केवल कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट है कि किसी को, नहीं ना। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पर 13 प्रोटॉन, समझना आप क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर वही 13 प्रोटॉन केवल 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो प्रति इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। यहां पर वही 13 प्रोटॉन केवल 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्शन और बढ़ गया, और यहां पर वही 13 प्रोटॉन केवल 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो प्रति इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन और ज्यादा होगा। और प्रति इलेक्ट्रॉन यदि अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, चारों तरफ के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास में आ जाएंगे, जिससे साइज क्या होगी, साइज छोटी होगी। तो यहां पर एक बात तो फिक्स हो गया कि आयन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उसकी उतनी ही कम होगी। समझ में आ रहा है। अब इसका जस्ट अपोजिट करें, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज कम हो रही है तो नेगेटिव बढ़ने से भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन आप जोड़ रहे हो, लेकिन प्रोटॉन थोड़ी बढ़ेंगे, तो प्रति इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन वहां पर कम होता जाएगा। प्रति इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम होगा तो साइज बढ़ेगी। कहने का मतलब है किसी स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटेगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब सीधा सीधा है कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो साइज कम होगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो साइज ज्यादा होगी। तो ये हमेशा होता है, देखो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है
पॉजिटिव बढ़ता है तो साइज कम होगी, साइज डिक्रीज होगी। और यदि नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? नेगेटिव में जितना ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी कम है, ध्यान देना। ऐसा नहीं कि -2 एक की तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक की -3, ज्यादा किसकी है? एक की ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 है और एक की -3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा -2 या -3? -2। समझ में आ रहा है ना? -2। तभी तो मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया। समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव बढ़ने के साथ साइज कम होगी, नेगेटिव बढ़ने के साथ साइज क्या होगी, बढ़ेगी ना। ध्यान रखना इस चीज का। कोई डाउट है क्या? हाँ लिख लेना ना। अब यहां पर देखो एक बात समझना, जैसे ये केस लिया हमने, समझना, जैसे एक पर +2 है, +1 है और a है, फिर यहां पर a -1 है, a -2 है। देखो समझना, इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो साइज डिक्रीज होगी, मतलब ये ऑर्डर होगा। ये समझ में आ रहा है सबको? एक न्यूट्रल एटम की साइज हमेशा पॉजिटिव आयन से ज्यादा होती है, जबकि नेगेटिव आयन से कम होती है। ध्यान देना, जब स्पीशीज सेम हो, ऐसा नहीं अलग अलग को कंपेयर कर रहे हो। जैसे सारा चार्ज केवल सल्फर पे है, इस तरह से, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे ये हो गया कि जैसे S+2 S-2, साइज का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है, सल्फर पर 0 है, सल्फर पर -2 है, इस तरह से। तो क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो, अब वापस उसी पॉइंट पर फोकस करो आप। थर्ड पॉइंट कौन सा था? थर्ड पॉइंट कौन सा था? केटाइन और एनाइन पर चार्ज ज्यादा होना चाहिए। और फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, फर्स्ट में केटाइन की छोटी साइज, एनाइन की बड़ी साइज। तो देखो, केटाइन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से भी उसकी साइज कम होगी, तो एक पहला पॉइंट ही तो हो गया अपने आप ही, केटाइन छोटे साइज का होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो अपने आप छोटे साइज का हो गया। एनाइन का साइज ज्यादा होनी चाहिए, तो अगर एनाइन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो उसके साइज अपने आप ही ज्यादा हो गए। तो थर्ड पॉइंट एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकंड से अपने आप ही लिंक हो जाता है। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है क्या? नहीं, ये नोट कर रखा है कि सबने? ये यहां तक का कर रखा है? कर रखा है। देखो, अब देखो लास्ट पॉइंट कौन सा था? स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, यदि केटाइन का स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी वजह से आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर क्यों बढ़ जाते हैं? देखो ध्यान देना, आयनिक कंपाउंड के अंदर, समझना, आयनिक कंपाउंड में बेसिकली केटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट होता है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला? आयनिक कंपाउंड में बेसिकली केटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? इनर्ट होता है। जैसे अपन एग्जांपल ले यहां पर, देखो समझना, जैसे हमने बात करी NaCl, भाई यहां पर Na+ है, यहां पर Cl- है। Na+ आर्ग, इसका नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, और Cl- में आर्गन का हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो देखो, ये भी इनर्ट, ये भी इनर्ट, दोनों के आउटर मोस्ट सेल में देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आयनिक कंपाउंड में बेसिकली इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे और भी देखते हैं, पर सपोज कर हम बात करें जैसे Be, चलो LiF ले लेते हैं। Li देखो लिथियम प्लस और F-, देखो F- तो हो गया नियोन और Li+ हो गया हीलियम। देखो दोनों का इनर्ट आ रहा है, नहीं आ रहा? हालांकि यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में 8 नहीं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हो तो इनर्ट ही गया ना। हीलियम के अतिरिक्त बाकी में 8 होता है ना। समझ में आ रहा है? तो कनेक्ट वाला आयनिक कंपाउंड में इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आयनिक कंपाउंड में इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब देखो, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी ज्यादा स्टेबल होता है ही नहीं था। तो ये समझा, जिस इसका इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Na+, और इसका भी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Cl-। अब देखो, कोवैलेंट कैरेक्टर तो कब आएगा? जब ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेंगे, तभी आएगा ना। जैसे ये तो हो गया Na+, भाई ये हो गया, ठीक है।
ये हो गया Cl माइनस, ये हो गया Cl माइनस। अब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है दोनों के बीच में, प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड कौन सा हो गया, ये आयनिक, ये वाला। यहाँ पर इस आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब आएगा, तब आएगा जब ये कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचे। अब ये कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर क्यों खींचेगा, ये तो पहले से स्टेबल है। अगर इसका इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो हाईली स्टेबल है, ये चाहेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना, नहीं चाहेगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह इसका भी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ये भी स्टेबल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देना नहीं चाहेगा। तो कुल मिला के ये लेना नहीं चाहेगा, ये देना नहीं चाहेगा, तो केवल चार्ज ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इसका नेगेटिव कम होता है। और आयनिक के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। भाई ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करते क्या होगा, किसका तो पॉजिटिव डिक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे नहीं इधर, और इसका नेगेटिव डिक्रीज होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव ही कम हो रहा है तो कोवलेंट की तरफ अपने आप ही मूव करेंगे अपन, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं और ये देगा नहीं, तो उस कंडीशन में तो केवल चार्ज ही रहेगा ना, एज इट इज चार्ज ही रहेगा, तो जो फोर्स लगेगा वो कूलम्बिक अट्रैक्शन ही होगा और आयनिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने पर आयनिक बॉन्डिंग के चांस बढ़ते हैं, कोवलेंट के कम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन लेना या देना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है। लेकिन देखो अगर हम बात करें स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जैसे हमने ये केस लिया, सपोज करना हमने लिया जैसे यहां पर CuCl, देखो CuCl में भी भैया Cu प्लस और Cl माइनस है। अब हमें पता है यहां पर ये बॉन्डिंग है, लेकिन यहां पर क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रखा है ना, स्यूडो इनर्ट 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका क्या हो गया 3s2। जैसे यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, नियोन 3s2 3p6 3d10, यही है 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो 3s2 3p6, यहां पर नियोन लिख देता हूं, देखो नियोन 3s2 3p6 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आ गया, इसका आ गया स्यूडो इनर्ट। स्यूडो इनर्ट की स्टेबिलिटी कम होती है इनर्ट से, लिखा भी रखा है ना, स्यूडो इनर्ट की स्टेबिलिटी इनर्ट से क्या होती है, कम होती है। जब स्टेबिलिटी कम होगी तो देखो ये तो हो गया भाई Cu प्लस, ये हो गया अपने पास Cl माइनस, इसकी स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। जब इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इस पर पॉजिटिव थोड़ा डिक्रीज हो गया, इस पर नेगेटिव थोड़ा डिक्रीज हो गया, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना। यहां पर ये लेने की स्थिति में है ही नहीं, दोनों इनर्ट है, इसलिए यहां पर आयनिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो गया होगा कि स्यूडो इनर्ट होने से कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि उस कंडीशन में स्टेबिलिटी कैटायन की थोड़ी कम होगी ना, तो एनायन के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उसकी जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो स्टेबिलिटी स्यूडो इनर्ट की ज्यादा होती है, इनर्ट की इनर्ट की ज्यादा होती है ना। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी स्टेबिलिटी स्यूडो इनर्ट से ज्यादा होती है। स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको, यहां तक क्लियर है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आप सब, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ये कर रखा है इधर वाले सबने, ठीक है ना। तो जो 4 पॉइंट अपन ने बताए थे शुरू में वो क्लियर है एकदम, कोई डाउट तो नहीं किसी को। समझ में आ रहा है नहीं आता, ये कर रखा है कि नोट सबने, लिख लो पहले ना, पहले नोट कर लो इसको। हाँ हो गया, कर लिया सबने, हो गया क्या। चलो देखो, देखना
अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं ना? ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग का प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट होता है? कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग का प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट होता है ये देखना है। देखो, अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स या सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान देना हमेशा, सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड की ज्यादा होती है। आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर आसानी से डिजोल्व कर सकते हो ना, लेकिन कोवलेंट को कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी होती है? आयनिक कंपाउंड। अगर अपन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ कोवलेंट और आयनिक दोनों में आयनिक बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग होता है। कौन सा होता है ज्यादा? आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। तो देखो, आयनिक बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड से ज्यादा होता है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक केस हो सकते हैं जिसमें भी कोवलेंट भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक केस है। जनरली आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट से क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? रीजन क्या है? आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, देखो जनरली ऐसा होता है। जनरली देखो, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन सी ज्यादा है? आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ रहा है सबको? आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। समझ में आ रहा है इन सबको? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। देखो, solubility in polar solvent, solubility in polar solvent, solubility in polar solvent like H2O, solubility in polar solvent like H2O। देखो, आयनिक कंपाउंड की solubility ज्यादा होती है। आयनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड से ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड, ये समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है ना। देखो नेक्स्ट केस हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? आयनिक का या कोवलेंट का? आयनिक का होता है। ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट से ज्यादा होता है। कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है ना? कोवलेंट कंपाउंड का आयनिक कंपाउंड का कोवलेंट से ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं आता? अब देखो समझना, देखो नेक्स्ट केस देखते हैं। अच्छा, यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? देखो कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं अपन। देखो, जैसे यहां पर मैं कुछ केस बना रहा हूं, ध्यान देना। जैसे NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, ये ले लिया। ठीक है ना। हमें देखना है इधर से इधर जाने पर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है ना। तो देखो, यहां पर +1 है चार्ज, यहां पर +2 है, यहां पर +3 है, यहां पर +4। इनमें तो नहीं ना डाउट किसी को? अब देखो, A9 तो भाई सेम है ना, तो A9 तो देखना ही नहीं, केटाइन चेंज हो रहा है। अब हमने क्या पढ़ा है? केटाइन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऐसा होने से A9 का पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो इधर से इधर जाने पर देखो, चार्ज ऑन केटाइन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है ना। देखो, पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। केटाइन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एनाइन का पोलराइजेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ठीक है ना। तो देखो, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन इंक्रीज, एनाइन का पोलराइजेशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एनाइन का पोलराइजेशन इंक्रीज होने से कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, कोवलेंट कैरेक्टर
इंक्रीज। कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आयनिक क्या होगा, आयनिक डिक्रीज होगा। तो आयनिक करेक्टर डिक्रीज। समझ में आ रहा है। और देखो आयनिक कंपाउंड के लिए सोलेबिलिटी ज्यादा होती है, आयनिक कंपाउंड की सोलेबिलिटी ज्यादा होती है। जब आयनिक करेक्टर ही कम हो गया तो सोलेबिलिटी घटेगी नहीं घटेगी, घटेगी ना। तो देखो सोलेबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट में सोलेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। देखो आयनिक कंपाउंड के लिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है नहीं होता, आयनिक के लिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना। तो जब आयनिक करेक्टर ही कम हो गए तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम होगा, होगा नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि आयनिक करेक्टर कम हो रहा है। तो कहने का मतलब अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर निकाल सकते हो। ऑर्डर किसी का भी पूछा जाए, चाहे आपसे पोलराइजेशन ऑफ एनाइन का पूछा जाए, कोवेलेंट करेक्टर का पूछा जाए, आयनिक करेक्टर का पूछे, सॉलिबिलिटी का पूछे, चाहे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का पूछे, ऑर्डर बता सकते हो। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। देखो और भी कुछ केस लेकर देखते हैं, ये समझ में आ रहा है ना सबको। देखो और केस अपन यहां पर देखते हैं। जैसे सपोज करो अपन बात करें NaCl एंड CuCl, ये ले लेते हैं NaCl एंड CuCl। आपको देखना है कि दोनों में कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा है। भाई एक का देख लो, कोवेलेंट करेक्टर देख लो, बाकी सब अपने आप पे डिसाइड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहां पर एनाइन तो सेम है, केटाइन की बात करेंगे तो भाई यहां पर इनर्ट गैस है, यहां पर कौन सा है, इनर्ट गैस, क्योंकि Na+ है ना, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर इसका स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, CO+ है ना ये, तो इसका होगा स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका स्यूडो इनर्ट है। तो स्यूडो इनर्ट होने पर कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा किस में होगा, इसमें होगा ना। तो देखो ये हो गया अभी कोवेलेंट करेक्टर। अब देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, ये लिख रखा है सब नीदर वाला लिख रखा है ना। देखो इसको मिटा देता हूं पहले। देखो इधर देखना सभी, हमने बात करी कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा किसमें है, CuCl में NaCl से ज्यादा है। क्यों, ये समझ में आ गया होगा। आयनिक करेक्टर ज्यादा किसमें है, आयनिक करेक्टर भाई NaCl में ज्यादा है CuCl से। हम बात करें सॉल्युबिलिटी इन वाटर किसकी ज्यादा है, NaCl की CuCl से ज्यादा है, क्योंकि जिसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखें, जैसे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, NaCl का CuCl से ज्यादा होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। तो इस तरह से ऑर्डर बता सकते हो ना। जैसे नेक्स्ट केस लेते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहां पर केस लिया, ध्यान देना, BeCl2 MgCl2 CrCl2, सॉरी यहां पर हो गया ना, SrCl2 और BaCl2, ये ले लिया। इधर देखो केटाइन पर चार्ज +2 है या नहीं है, यहां भी +2 है, यहां भी +2 है, यहां भी +2 है। एनाइन तो सब में सेम दिख ही रहा है, सब में Cl- है, चार्ज भी सेम है या नहीं है। तो अब क्या देखोगे आप, देखो चार्ज सेम है ही सही, तो डायरेक्ट साइज देख लो। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इधर से इधर जाने पर केटाइन की साइज इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है ना। तो देखो साइज ऑफ केटाइन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब केटाइन की साइज इंक्रीज होगी तो केटाइन तो छोटी साइज का हो तब पोलराइजेशन बढ़ाता है। इसका मतलब केटाइन यदि बड़ी साइज का है तो पोलराइजेशन कम हो गया, तो कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज और आयनिक बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो पोलराइजेशन
ऑफ एनाइन क्या होगा, डिक्रीज होगा। एनाइन का पोलराइजेशन डिक्रीज होगा। एनाइन का पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा और आयनिक क्या होगा, बढ़ेगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर, फिर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है। देखो सबको पता है कि BeCl2 कोवेलेंट कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन देखते नहीं देखते, हाइब्रिडाइजेशन क्या कभी आपने MgCl2 में देखा है, क्यों नहीं देखा, क्योंकि आयनिक है। इसमें देखा है, ये कोवेलेंट है। समझ में आ रहा है ना। ये तो क्या है, यहां से यहां तक है आयनिक कंपाउंड है, आयनिक है, आयनिक कंपाउंड, जबकि ये कौन सा है, कोवेलेंट है, कोवेलेंट। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर है ना। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इधर से इधर इंक्रीज होगा ना। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा नहीं होगा, इंक्रीज होगा। और बात करें अपन, देखो सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। देखो BeCl2 को वाटर में नहीं घोल सकते आप इजीली, लेकिन BaCl2 बेरियम क्लोराइड वाटर के अंदर हाईली डिजोल्व होता है, डालते तुरंत डिजोल्व हो जाएगा। आप सल्फेट आयन के टेस्ट में काम में लेते हो ना, BaCl2 का सॉल्यूशन लेते नहीं लेते, तो BaCl2 का सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर के अंदर दिखता है कि BaCl2 नहीं दिखता, डालते डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। सल्फेट आयन का टेस्ट में काम में लेते हैं, इसका अपन एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना। करो देखो नोट यहां तक। कर लेंगे यहां तक सबने, हो गया ना। देखो कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देख इधर, अपन बात करें जैसे देखो NaCl और CuCl, ये अपने देख रखा था अभी। हम बात करें जैसे यहाँ पर ले लेते KCl AgCl, हम बात करें जैसे सीजियम क्लोराइड, और यहाँ पर भी ले लेते जो AgCl ही ले लेते। ये देखो इन सभी में स्यूडो इनर्ट है, यहाँ पर इनर्ट है, आयनाइन सब में सेम है। जैसे इन दोनों में कंपेयर किए, इन दोनों में हो गया पेयर हो गया ना, ये अलग अलग, तो स्यूडो इनर्ट आते कोवेलेंट बढ़ेगा ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा इनका होगा, ठीक है ना। ये हमने लिखा है कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर का है तो भाई आयनिक का अपोजिट हो जाएगा। और कोवेलेंट का पता चल गया, आयनिक का पता चल गया, मतलब बाकी सब भी आपको पता चल जाएंगे। कोई डाउट है क्या, नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको ये। देखो तो फाजांस रूल क्लियर हो गया होगा सबके, कोई डाउट तो नहीं। देखो नेक्स्ट यहां पर देखना है हमें, नेक्स्ट है देखो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स।